Hello, this is VM Yadav. I want to explain राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये 1986 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसी शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है हमारे देश में, जिसका नाम पहले से मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ये नाम दिया गया था, जिसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके अंतर्गत ये जितना भी ये आप उसको पढ़ लोगे जो इसमें है, मैं इसको धीरे धीरे जितना भी इसमें कंटेंट्स है उसमें मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आप इसको बेहतर से पढ़ सकें। आप इसको पढ़ लेंगे क्योंकि ये एक दो पेज में है नहीं, और इतनी जानकारी सबके पास होनी चाहिए कि इसके अंतर्गत क्या है। अब जैसे कि मैं एक बार शुरू में अंत में इसको पूरा दिखा दूंगा कि इसके अंतर्गत क्या सब है। मैं इसमें बताना चाहता हूं कि क्या सब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। अब जैसे पहले हम इसमें कह सकते हैं कि पहला बदलाव जो आया है, सबसे पहले तो ये शिक्षा मंत्रालय 34 ईयर यानी कि 34 वर्ष के बाद ये पहली बार ये नीतियाँ जो है लागू की गई है। पहले था 10+2 के आधार पर। 10+2 में आते आते उससे पहले हमको 2-3 पड़ाव पार करना होता था। जैसे कि पहला होता था 1 to 5, फिर 6 to 8, फिर 9, 10th और उसके बाद 11, 12th। इस तरह का पहले था, लेकिन अब इसी को बदल करके क्या किया गया है, 5+3+3+4 में 12 तक की पढ़ाई आप इसको कैसे कर सकते हैं। अब जैसे पहले 5 है, जैसे इंग्लिश स्कूल में हम जानते हैं कि उसमें रहता है कि स्टैंडर्ड, LKG, UKG या प्ले स्कूल ये सब होता है। उसी तरह से इसमें भी क्या किया गया है कि शुरू का 5 वर्ष यानी कि 3 वर्ष से बच्चे को जो पढ़ाना शुरू किया जाएगा, तो 5 वर्ष के अंतर्गत उसको फाउंडेशन स्टेज में रखा जाएगा, जिसे प्री प्राइमरी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके अंतर्गत 3 वर्ष और पहली दूसरी कक्षा, इसमें खेल कूद और अन्य गतिविधियों को ही बताया जाएगा, यानी कि बच्चे जो होंगे बिल्कुल मुक्त होंगे, यानी कि उसको किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं दिया जाएगा। वो खेलना चाहता है वो खेल सकता है, वो पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है, यानी कि जिस तरह उस पर किसी प्रकार का, जैसे कि हम देखते थे कि इंग्लिश स्कूल सब में बहुत सारा बर्डन होता था बच्चे के ऊपर, कि मतलब से अच्छी पढ़ाई हम लोग समझते हैं कि इंग्लिश स्कूल में अगर भेज दिया जाता है तो वहाँ ज़्यादा केयर किया जाता है, लेकिन बच्चे हैं उसको शुरू में इस तरह की प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ताकि वो ढंग से सोच सके, मैच्योर हो सके। किताबों का बोझ अब थोड़ा कम हल्का होगा। पढ़ाई अब केवल NCERT की किताबों से ही पढ़ाई जाएगी। ये सबसे अच्छी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि NCERT किताब का लेवल जो है बहुत ही इजी वे में आप उसको समझ सकते हैं। इतना अच्छा से वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ रहता है जो आप बेहतर से बच्चे को समझा भी सकता है कोई टीचर, और बच्चा खुद भी अगर उस तरह का अगर सीख जाता है कुछ तो अच्छा समझ सकता है। अब जैसे इसमें है नोट में दिया गया है कि अब जो छोटे बच्चे स्कूल में जाएंगे वे बड़ा ही भाग्यशाली होगा, क्योंकि जिस तरह का बदलाव अभी देखने को मिला है उसके आधार पर बच्चे ज़रूर अच्छे होंगे, क्योंकि उसको उसके हिसाब से उसको मौका मिलेगा कि वो क्या करना चाहता है। मतलब बच्चे से ही उसको फ्री दी जाएगी। सेकेंड स्टेज है 3, 4, 5, यानी कि ये दूसरा स्टेज है की पढ़ाई है जो छात्रों का भविष्य तैयार होगा, जिससे
इस कक्षा के अंतर्गत बच्चों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाया जाएगा। इसे सेकंड स्टेज माना जाएगा, जिसमें इन सभी विषयों के बारे में उसे जानकारी दी जाएगी। थर्ड स्टेज है जिसको हम मिडिल स्कूल कहते हैं, वो 6, 7, 8 यानी कि 6 से 8 तक की पढ़ाई करवाई जाएगी। इस स्टेज में तय पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाई होगी। तय पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि उसका पाठ्यक्रम जो है उसके आधार पर उसे पढ़ाई जाएगी। उसके बाद है फोर्थ स्टेज 9 to 12। पहले होता था कि 9, 10th हाई स्कूल और 11, 12th 10+2, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उसको क्या किया गया है कि 9 से ही आपको तैयार हो जाना है कि 9, 10th, 11, 12th। ये फोर्थ स्टेज इसलिए किया गया है कि पहले बच्चे क्या करते थे, 9, 10th का कोई 9th का कोई वैल्यू ही नहीं होता था। बहुत सारे बच्चे लास्ट में पढ़ने के लिए मतलब से 2-3 महीना मेहनत करते थे और अच्छा, बहुत बच्चे ऐसे होते थे जो अच्छा नंबर ले भी आते थे, लेकिन उसकी बेस जो होना चाहिए वो अच्छा नहीं हो पाता था, जिसके कारण ये नियम लागू किया गया। और ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि अगर 9th से अगर स्टूडेंट के दिमाग में ये हो जाए कि पढ़ना पड़ेगा और पास करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, तो बच्चे और 6 मंथ के बाद एग्ज़ाम है तो उसको कम से कम ये तो रहेगा कि पास करना है, तो इसके आधार पर वो पढ़ेगा। तो 9, 10th, 11, 12th सब में 6 मंथ के बाद एग्ज़ाम होगा, जिसका साल के अंत में जो दूसरा एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये लास्ट स्टेज है 12th तक के लिए। इस स्टेज में बच्चों को किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, जिसकी विश्लेषण क्षमता के प्रति उन्हें अग्रसर किया जाएगा और जीवन में बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उन्हें तैयार किया जाएगा। अब जैसे कि जो स्टूडेंट जिस विषय के प्रति ज़्यादा एक्टिव है, पढ़ना उसको चाहते हैं, उससे अच्छी शिक्षा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट। अब इससे आगे इस दूसरे पार्ट में है कि अब स्कूलों में पहले जैसे स्ट्रीम सिस्टम नहीं, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई आर्ट्स का कोई छात्र फिजिक्स या का पढ़ाई करना चाहता हो तो ऐसा कर पाएगा। वो इसीलिए क्योंकि अब सोचिए कि बहुत सारे ऐसे साइंस के स्टूडेंट होते हैं जिनको फिजिक्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, यानी कि केमिस्ट्री की समझ उसमें उतनी नहीं होती। मैथमेटिक्स अच्छा होता है तो कोई सब्जेक्ट उसको कमज़ोर होता है। तो अगर वो चाहेगा कि अगर इस तरह से साइंस सब्जेक्ट अगर फिजिक्स ही उसको अच्छा लगता है तो फिजिक्स रख के कोई आर्ट्स सब्जेक्ट भी अगर रखना चाहे तो ऐसा कर पाएगा। अगर कॉमर्स वाला चाहेगा कि हिस्ट्री पढ़े तो वो भी ऐसा कर पाएगा, लेकिन इसके लिए अलग अलग विषयों का एक पूल तैयार किया जाएगा। पूल तैयार करने का मतलब थोड़ा समझिए, यानी कि एग्जैक्ट विषय जैसे कि हम पहले साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स पढ़ते थे और उसमें ये होता था कि जो विद्यार्थी कॉमर्स रखा है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकता, जो आर्ट्स रखा है वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं ले सकता। इस तरह की बातें पहले थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है आप सारे सब्जेक्ट में से अपना पसंद का सब्जेक्ट आप चुन सकेंगे। जो पूल तैयार होगा उस फॉर्मेट के आधार पर, अगर अब फॉर्मेट में वह विषय शामिल है तो अगर कोई फॉर्मेट बनाया गया जिसमें वो विषय शामिल है तो आप ऐसा कर पाएंगे कि उस सब्जेक्ट को आप, हालांकि इसमें अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है, जैसे ही आएगा तो मैं आपको इसके माध्यम से बता दूंगा। पहले के विषयों की व्यवस्था होती थी हमारे यहाँ 3 स्टेज में, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स होता था और एक के रहते हुए आप दूसरे फॉर्मेट को नहीं ले सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे। पर अब सब संभव होगा, आप दूसरे सब्जेक्ट के यानी कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स को भी फॉर्मेट के आधार पर अपने मनपसंद के सब्जेक्ट को रख सकते हैं। 5वीं तक की पढ़ाई अब हम मातृभाषा में आप कर सकते हैं। अब जैसे कि पहले था कि बहुत सारे ऐसे स्कूल, इंग्लिश स्कूल जिसमें इंग्लिश का बहुत ज़्यादा बोलबाला चल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
अब सारे स्कूल में क्या होगा, बच्चे को अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा जो होगा उनका, उसमें उसको पढ़ाया जाएगा। यानी स्कूल का अंग्रेजीकरण का दौर अब खत्म हो जाएगा। अब आप अपनी राष्ट्रभाषा या लोकल भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे। 6 कक्षा में अब छात्रों को कंप्यूटर की सीखने का मौका मिलेगा। यानी कि 6ठी कक्षा में बच्चे को कंप्यूटर सीखने की मतलब से उसको मौका मिलेगा। अब भारत के छात्र चीन जैसे देशों की तरह छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर, मोबाइल फ़ोन, एप्लीकेशन ये सब बना पाएंगे, जिसके माध्यम से उसे ये जानकारी दी जाएगी जिसमें वह बेहतर अपने जीवन के लिए कुछ कर पाएगा। इस तरह से बनाने की तकनीक को उसे सिखाया जाएगा। 6ठी कक्षा में ही छात्रों को इंटर्नशिप कहीं भी कर सकता है। जैसे नोट, अगर बच्चे किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, यानी कि कुछ से रुचिकर लगता है कि अगर ये काम मतलब से वह अच्छा से करता है, तो वह किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप कर सकता है। यानी कि वहाँ जा कर के वह सीख सकता है। यानी कि 6 क्लास के बाद कक्षा 9 to 12 तक सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर होगी। अब जैसे पहले था कि छमाही परीक्षा होता था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता था, अब ऐसा नहीं होगा। छमाही परीक्षा अब होगा, जिसके आधार पर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होता है, सिस्टम मतलब से जो सेशन का अंत होता है उसमें जो एग्ज़ाम होता है, तो दोनों एग्ज़ाम के नंबर को जोड़ करके उसे एक नंबर का मार्कशीट दिया जाएगा, जिसके आधार पर वह अगले क्लास में एडमिशन ले सकता है। कक्षा 9 to 12 सेमेस्टर वाइज होगा। अब एक वर्ष में 2 सेमेस्टर होगी और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़कर फाइनल मार्कशीट तैयार किया जाएगा। अब एक छात्र के तौर पर आप पूरे वर्ष पढ़ाई करनी होगी। पहले जैसे कि स्टूडेंट सीधे नाम लिखा कर पढ़ाई से बच जाते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा और आप पढ़ाई से बच नहीं सकेंगे कि आप केवल फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको सारे, या तो आप पढ़ाई कर सकते हैं या तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकते। बहुत छात्र ऐसे होते हैं जो अंत में 1-2 महीना पढ़ाई कर एग्ज़ाम देते हैं और बहुत उनमें होते हैं जो कुछ अच्छा नंबर ला भी लेते हैं, पर आप ऐसा नहीं, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अतः आपको पढ़ना ही होगा। यानी कि अब का जो शिक्षा आया है, इसके आधार पर हमें पढ़ना ही होगा। ये ऐसा शिक्षा आया है। अब जैसे इसमें है कि व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलम में उसके प्रदर्शन और उसकी मानसिक क्षमता को परखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। इसमें छात्र अपने आप को भी नंबर देंगे, अर्थात छात्र का डिसिप्लिन कैसा है, छात्र का बिहेव कैसा है, अपने दोस्तों के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपने समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, क्या विचार है उसका, इसके आधार पर उसका अंकन किया जाएगा। और वर्ग में उनके सहपाठी भी उसका आंकन करेंगे। अंकन और आंकन में थोड़ा मतलब समझिए। अंकन का मतलब कोई शिक्षक उसको नंबर देता है और उसका सहपाठी अगर चाहता है कि उसको इतना नंबर कैसे मिला, तो उस नंबर को वो भी देख सकता है, उसे ये पता लगना चाहिए। और इससे फ़ायदा हमें ये होगा कि वो बच्चे अगर ये देखेंगे कि उसको इस डिसिप्लिन के लिए, इसके लिए उसे इतना नंबर मिला है, तो परहैप्स हो सकता है कहीं वो भी कोशिश करें। इसीलिए ये ज़रूरी है कि बच्चे को ऐसा दिखाया जाए। कॉलेज का स्टेज इसमें बताया गया कि कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। अगर आपकी 12th में अच्छा मार्क्स नहीं है, जैसे पहले होता था कोई अच्छा कॉलेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन नंबर के वजह से आप क्या करते थे, नहीं उसमें जा पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
अब उसको एक मौका और दिया जाएगा कि अगर वह कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में भाग लेता है और इसके आधार पर वह जो नंबर लाता है वो 12th के जो नंबर वह लाया है उसमें ऐड करके और तब वो उस कॉलेज में या अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। 10+2 यहाँ पर बताया गया है कि अब 10+2 के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 या 4 वर्ष में बांट दिया गया है। अब जैसे पहले होता था कि अगर आप पहले या दूसरे वर्ष में किसी कारणवश आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो इससे क्या होता था कि आपको ग्रेजुएशन की कोई डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब आप ऐसा नहीं होगा। अब आपके साथ जैसे आप 1 साल की पढ़ाई किए हैं तो आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बीच में अगर छोड़ देते हैं तो आपके ग्रेजुएशन डिग्री मतलब से पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको लेकिन अब क्या होगा कि नई शिक्षा नीति के आधार पर फर्स्ट ईयर में के बाद यदि आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको 1 वर्ष का सर्टिफिकेट दिया जाएगा मार्कशीट के साथ। इसी तरह यदि 2 वर्ष के बाद यदि आप फिर यदि 2 वर्ष के बाद यदि आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको 2 वर्ष के लिए जैसे किसी ITI करते हैं चाहे पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसी तरह से 2 वर्ष के लिए जो ग्रेजुएशन 2 वर्ष के बाद अगर आप किसी कारणवश छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी कि आपको खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। इसके बाद यदि आप 3 वर्ष का डिग्री प्राप्त करते हैं तो आपको बैचलर्स की डिग्री दिया जाएगा, और यदि आप 4 वर्ष का कोर्स करते हैं तो बैचलर्स डिग्री के साथ आपको रिसर्च डिग्री भी दी जाएगी, ताकि आप आगे चले इससे छात्र को ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो आगे चलकर किसी विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए वो एलिजिबल माना जाएगा। अगर कोई छात्र पढ़ाई छोड़ना चाहेंगे तो आसानी से छोड़ सकेंगे, और फिर यदि पढ़ना चाहेंगे तो वहीं से फिर से शुरू कर पाएंगे। इसलिए इसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहते हैं। मल्टी एंट्री का मतलब समझिए, मतलब जब वो चाहेगा तो वह पढ़ाई शुरू कर पाएगा, जब वो चाहेगा वहाँ से एग्जिट कर पाएगा, यानी कि उसको छोड़ करके बाहर निकल पाएगा। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, यानी कि स्टूडेंट का एक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। जिस तरह से हम कोई बैंक में खाता खोलते हैं तो उसमें अगर पैसा हम अगर रखते हैं तो निकालने का भी अधिकार हमें होता है, उसी तरह से इसमें भी होगा कि अगर आप मतलब से कोई चीज़ अपने जीवन में कोई सर्टिफिकेट वगैरह कोई काम करते हैं तो जो आपको क्रेडिट उसका मिलेगा वो सब उस बैंक में क्या होगा, जमा होता चला जाएगा। अब जैसे आपने टाइपिंग की है, कंप्यूटर सीखा या कोई भी तरह की तालीम ली है तो उसका सारा उस क्रेडिट बैंक में जमा होता चला जाएगा। और कहीं अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी को देख के करके आपका फॉर्म को एलिजिबल माना जाएगा और आपको मौका दिया जाएगा। किस कोर्स कहाँ तक आप पूरा करेंगे इसके अंक इस क्रेडिट बैंक में जमा होता जाएगा, और फिर जब कोई फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो इस क्रेडिट को उसमें जोड़ दिया जाएगा, यानी कि बोला जाएगा कि ये इतना तक ये पढ़े हुए हैं। इसके आधार पर करिए पूरी व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल होगी, ऑनलाइन होगी। ये रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे शिक्षा मंत्री है भारत सरकार के, तो उनके द्वारा तथ्य हैं कि अब जो संस्कृत विश्वविद्यालय है इस संस्कृत पर भी अब बहुत जोर शोर से जोर दिया जाएगा। स्कूल और कॉलेज का फीस एक निश्चित फीस होगी, उससे ज़्यादा स्कूल या कॉलेज नहीं ले पाएंगे, यानी कि पूरे भारत में एक ऐसा नियम लागू किया जाएगा जिसके आधार पर कोई भी स्कूल जो है अपनी मुंह मांगी रकम जो लेते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। यह लागू कब से होगी, ये सबके मन में एक सवाल होगा। नेशनल हायर एजुकेशन बिल, यानी कि ये जो है कैबिनेट इज परमिटेड, यानी कि ये कैबिनेट के द्वारा परमिट
कर दिया, परमिशन दे दिया गया है और इसे संसद में अब पेश किया जाएगा और इसके बाद ये कानून का शरण ले लेगा, यानी कि ये कानून बन जाएगा। और जैसे ही कानून बन जाता है फिर राज्य सरकारों को भी अपने अपने राज्यों में इसे लागू करने के लिए कहा जाएगा और इसे पूरे देश में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तौर को तैयार करने के लिए 2 लाख से ज़्यादा लोगों की राय ली गई है, यानी कि बहुत जितने भी मतलब से अच्छे विशेषज्ञ सब हैं जो शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, उन सब से राय ली गई है कि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था यदि हमारे देश में लाया जाए तो इससे हमें क्या लाभ होगा, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में होनी चाहिए। इस सब से राय विचार करके और तब ये जारी किया गया है और तब इसे घोषणा की गई है। ये शिक्षा नीति 2021-22 के नए सेशन के साथ लागू किया जाएगा। अभिभावकों यानी कि अभिभावकों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से और 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया है। यानी कि इस शिक्षा मंत्रालय को लाने के लिए इतने लोगों की राय ली गई है कि अगर हमारे देश में अगर इस शिक्षा व्यवस्था लाया जाए ऐसा, तो हमारे देश में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिसके कारण हमारा देश एक समग्र रूप से अपने आप पर निर्भर होने वाला एक देश बनाया जा सके। तो इसको आधार मान करके ये शिक्षा व्यवस्था लाई गई है। मुझे इसे कहीं त्रुटियां मुझे नहीं लगती, लेकिन कुछ शब्द हैं जो मैं कह सकता हूँ कि जैसे अब कहा जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था को भारत सरकार किस आधार पर इसको चलाएगी, ये एक चिंता का विषय है कि सच में ये लागू हो पाएगा या भारत सरकार इसे जारी कर पाएगी, ये सोचने का विषय है। ये बहुत सारे मैंने अच्छे लोगों की मतलब से राय सुनी है, जिनका कहना है कि ये थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से लागू किया जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपना शब्द रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। PM यादव।